नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बापड़िया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे पत्ती की आकार की, पत्ती की संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जड़ और तने के बारे में डिस्कस किया था। तो जो पत्ती है, यह पत्ती तने के ऊपर जो पर्व संधि पाई जाती है वहां से निकलती है। इसकी उत्पत्ति कहां से होगी? तने के ऊपर, तने की जो विशिष्ट तने के जो विशेष लक्षण होते हैं पर्व और पर्व संधि का पाया जाना, तो जो पर्व संधि वाला भाग है वहां से यह पत्ती है वो बाहर निकलती है। पत्ती के बाद में वहां से वो शाखा का निर्माण भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि तने पर लगी एक चपटी पार्श्वीय जो संरचना होती है वो क्या होती है? पत्ती होती है। पर्व संधि या गांठ पर यह पाई जाती है। जहां पर पत्ती निकलेगी वहां पर एक छोटी और कलिका का निर्माण भी होता है। और जो प्ररोह का भाग है शीर्षस्थ विभुजों तक, उसके द्वारा पत्ती का निर्माण होता है। पत्तियां तने के ऊपर अग्राभिसारी क्रम में लगती है, मतलब आगे से आगे, जैसे तने की हाइट बढ़ेगी वैसे आगे से आगे है वो पत्तियां लगती रहती है या पत्तियों का निर्माण होता रहता है। पत्ती का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। मतलब ये है कि पत्ती के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें जो सौर ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदला जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी में ये सौर ऊर्जा का क्या करते हैं? सौर ऊर्जा से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य पत्ती के अंदर किया जाता है। सामान्य यदि पत्ती की संरचना की बात करते हैं तो पत्ती की संरचना के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। पहला ये भाग है पर्णाधार। जो लीफ है या पत्ती है, ये तने से जिस भाग से जुड़ी होती है, जिस स्थान से जुड़ी होती है उसको पर्णाधार बोला जाता है। और एक वृंत के द्वारा, ये वृंत है यहां से लेकर यहां तक, इस वृंत के द्वारा यह पत्ती है वो इससे शाखा से जुड़ी होती है, तो इसको पर्णवृंत कहा जाता है। और पत्ती का ये जो चौड़ा जो भाग होता है इसको पर्णफलक कहा जाता है। और ये जो पर्णफलक वाला भाग होता है इसी के अंदर है वो पर्णरहित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी में संपन्न होती है। इसके अलावा इसमें एक बीच में है वो सिरा पाई जाती है। बीच में जो सिरा पाई जाती है इसको मध्य सिरा कहा जाता है। और मध्य सिरा से जो साइड में जाती है पार्श्व भाग में, इनको सिरिकाएं कहा जाता है। और ये जो सिरिकाएं हैं या जो सिराएं हैं, इसका पत्ती के अंदर जो विन्यास होता है इसको शिरा विन्यास कहा जाता है। हम बात करेंगे इसमें। तो एक पत्ती की संरचना की बात करते हैं, उसके 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पत्ती के जो 3 भाग होते हैं, सबसे पहले पर्णाधार भाग है वो पत्ती को शाखा से जोड़े रखता है। तो यह जो संरचना है पत्ती की शाखा से जुड़ी होती है। जहां से या पर्णवृंत या पर्णाधार जहां से पत्ती जुड़ी होती है वहां पर एक छोटी पत्ती और निकलती है, इसको अनुपर्ण कहा जाता है। यदि छोटी पत्ती या अनुपर्ण पाया जाता है तो ऐसे जो पुष्प होते हैं, ऐसी पत्ती है वो अनुपर्णी कहलाती है। अब लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें ये पर्णाधार फूल जाता है। पर्णाधार फूल कर शाखा को घेर लेता है, इसको पर्णवृंत तल्प कहा जाता है या पल्वाइनस कहा जाता है। नेक्स्ट पर्णवृंत। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह से फैलाने का कार्य करता है ताकि उसको अधिकतम प्रकाश मिले। और पत्ती का जो स्त्रिका वाला भाग है या जो पर्णफलक वाला भाग है वो इस वृंत के द्वारा पर्णाधार से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, ये जो पर्णफलक है इसको स्त्रिका भी कहा जाता है। और इसमें ये जो पर्णफलक होता है ये पत्ती का चौड़ा फैला भाग होता है, हरा भाग होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। और इस पत्ती के अंदर बीच में एक मध्य सिरा पाई जाती है। इसके अलावा सिरा और सिरिकाएं पाई जाती है। सिरा, सिरिकाएं, मध्य सिरा ये सभी क्या करते हैं? जल, खनिज लवण और जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनके संवहन का कार्य करते हैं। सिरा विन्यास। सिरा विन्यास का मतलब है पत्ती के अंदर जो स्त्रिका वाला भाग है या जो पर्णफलक वाला भाग है उसके अंदर जो सिरा और सिरिकाएं हैं उनका विन्यास कैसा है या उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, वो किस तरह से व्यवस्थित है, उसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। तो पत्तियों के अंदर जो सिरा विन्यास है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है समानांतर सिरा विन्यास और दूसरा है जालिका सिरा विन्यास। देखिए जो समानांतर सिरा विन्यास है हम देखते हैं बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, उसमें हम देखते हैं कि इस पत्ती के अंदर जो सिरा और सिरिकाएं होती है ये एक दूसरे से समानांतर होती है।
सिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है तो इसको समानांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। और यदि सिरिकाएं इस तरह से शाखित हो जाए, शाखित होकर एक जाल का निर्माण करे तो इसको जालिका और शिरा विन्यास कहते हैं। समानांतर शिरा विन्यास है वो मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है, और जो जालिका और शिरा विन्यास है वो डाइकोट या द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तो एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास, द्विबीजपत्री के अंदर जालिका और शिरा विन्यास पाया जाता है। अब इसमें एक बीजपत्री के उदाहरण बाजरा और मक्का, द्विबीजपत्री के उदाहरण सरसों, सूरजमुखी है, अपने चना है, मटर है, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं सब में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास नाम से स्पष्ट है, पर्ण का विन्यास। अब पर्ण का विन्यास कहां पर होगा? तो पर्ण कहां लगती है? तने के ऊपर लगती है या शाखा के ऊपर। शाखा के ऊपर या तने के ऊपर पर्ण का जो विन्यास है, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो व्यवस्थित क्रम है, उसको पर्ण विन्यास कहा जाता है। अब ये पर्ण विन्यास तीन प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्रदार। एकांतर में देखिए ऐसे, जैसे ये तना है, तने के अंदर ये पर्वसंधि है, इस पर्वसंधि से एक पत्ती निकल गई, दूसरी पर्वसंधि से दूसरी, तीसरी से तीसरी पत्ती तक, मतलब एक पर्वसंधि के ऊपर एक पत्ती ही निकलेगी। तो एकांतर क्रम में एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एकांतर क्रम में पर्ण विन्यास इसको कहा जाएगा। उदाहरण है इसका गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। नेक्स्ट आता है सम्मुख। सम्मुख का मतलब है एक पर्वसंधि के ऊपर दो पत्ती पाई जाती है और वो एक दूसरे के आमने सामने हो, मतलब सम्मुख हो। जैसे देखो चित्र में ये पर्वसंधि है, इसमें आमने सामने दो पत्ती पाई जाती है, एक दूसरे के क्या है? ये सम्मुख है, तो इसको हम कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास। उदाहरण है आक और अमरूद। आक का जो पौधा है, आंकड़े का जो पौधा है जिसको कैलोट्रोपिस कहा जाता है, उसकी यदि हम पत्तियां देखते हैं तो वो सम्मुख प्रकार की पाई जाती है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, हम आक के पौधे को देखकर, आक के पौधे की पत्तियों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। चक्रदार में क्या होगा? एक पर्वसंधि है, एक पर्वसंधि के ऊपर दो या दो से अधिक पत्तियां से चक्र के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको चक्रदार पर्ण विन्यास कहा जाता है। उदाहरण है एल्सटोनिया। पत्ती के प्रकार, पत्तियों की बात करते हैं, पत्ती के प्रकार की बात करते हैं तो पत्ती दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। देखिए सरल पत्ती का मतलब है कि पत्ती का जो किनारा है, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती का जो किनारा है, पर्ण फलक का जो ये किनारा है वो अचिन्ह हो, मतलब कटा हुआ नहीं हो, या फिर कटा हुआ है तो मध्य सिरा तक इसका कटाव नहीं पहुंचे, तो ऐसी जो पत्ती होती है इसको सरल पत्ती कहा जाता है। सामान्यतः कई पादपों के अंदर हम ऐसी पत्ती है वो देखते हैं। तो सरल पत्ती का मतलब है कि इसका जो किनारा है यह अविच्छिन्न हो, किसी प्रकार का इसमें कटाव नहीं हो। दूसरी बात, यदि कटाव है तो ये कटाव बीच में जो मध्य सिरा है यहां तक नहीं पहुंचे, तो इसको सरल पत्ती कहा जाता है। नेक्स्ट संयुक्त पत्ती में क्या होगा? इस पत्ती के अंदर कटाव होगा और ये जो कटाव है ये जो मध्य सिरा है यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंचने के बाद में इस मुख्य अक्ष के ऊपर या मध्य सिरा के ऊपर कई ऐसे पत्रकों का निर्माण हो जाता है, तो इसको हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब ये संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है कि ये जो पत्रक बने हैं ये पत्रक किस भाग से जुड़े हुए हैं। यदि जो पत्रक है ये पत्रक एक अक्ष पर स्थित है, जैसे ये एक अक्ष है, इसके ऊपर इस तरह के पत्रक स्थित है, तो इसको हम कहेंगे पिच्छाकार पर्ण। क्या कहेंगे? पिच्छाकार पर्ण। और यदि एक पत्रक है वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जैसे देखिए इस तरह की पत्ती है, ये बिंदु है, यहाँ पर पत्रक इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो यदि पत्रक एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? हस्ताकार पत्ती। तो पिच्छाकार में क्या होगा? बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं, और हस्ताकार में क्या होगा? पत्रक एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है इसको हम कहेंगे पिच्छाकार, इस स्थिति में है तो इसको कहेंगे हस्ताकार पत्र। तो इस तरह से पत्ती दो प्रकार की हो जाएगी, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। और जो संयुक्त पत्ती है वो फिर दो प्रकार की हो जाएगी, पिच्छाकार और हस्ताकार। इस तरह से ये जो पत्रक बनेंगे इनको पिच्छक कहा जाएगा।
क्या कहते हैं, पिच्छक। इसमें जो पिच्छक है वो एक मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं। हस्ताकार के अंदर जो पिच्छक होते हैं वो एक बिंदु पर स्थित होते हैं। पत्ती के रूपांतरण की बात करते हैं तो सामान्यतः पत्ती का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब पत्ती यदि अन्य कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है तो उसको पत्ती के रूपांतरण कहा जाता है। सबसे पहले है प्रतान। प्रतान का मतलब यह है कि कई बार पत्ती है वो ऐसी संरचनाओं का निर्माण करती है जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर उस पौधे को चढ़ने के लिए कार्य करती है। इसमें इस तरह की संरचनाएं बन जाती है, इस तरह की, इसको प्रतान कहा जाता है। उदाहरण के लिए मटर। नेक्स्ट है सूल। ऐसे पौधे हैं इनमें जो पत्तियां हैं वो रक्षा कार्य करने के लिए, पौधे की रक्षा करने के लिए कांटों में बदल जाती है, सूल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए कैर। और पत्तियों के अंदर भोजन का संचय होता है, प्याज और लहसुन। ये पत्तियां हैं, इसमें भोजन का संचय होता है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां घड़े के आकार की हो जाती है। और ये जो घड़े के आकार की जो पत्तियां होती है ये कीटाहारी पादप में पाई जाती है। ऐसे पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। कीटों को आहार के रूप में काम में लेते हैं। इसलिए कीटाहारी पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है वो घड़े के आकार की हो जाती है। इनको घटपर्णी कहा जाता है। इसका उदाहरण है घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रे। तो इस तरह से ये पर्ण के रूपांतर हो जाते हैं। पर्ण का रूपांतरण प्रतान के रूप में, शूल के रूप में, भोजन संचय के रूप में और घटपर्णी घट पादप के रूप में, या कीटाहारी पादपों के अंदर नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए ये पौधे है वो कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, कीटों को आहार के रूप में काम में लेते हैं। पत्तियों के कार्य, पत्तियों के कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले पत्तियों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण किया जाता है। पेड़ पौधों के अंदर पत्ती ही एक ऐसा भाग है जिसमें भोजन का निर्माण किया जाता है। इस वजह से पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती है। पत्तियों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों के ऊपर गिरता है तो पत्तियों के अंदर जो जल होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, या उस जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है। अब वाष्पोत्सर्जन से क्या फायदा है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो ही पौधों के अंदर जल का अवशोषण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। गैस विनिमय, पत्तियों के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों की जो ऊपरी अधिचर्म है, नीचे वाली अधिचर्म है, इन यहाँ पर जो रंध्र पाए जाते हैं इन रंध्रों से क्या होगा, गैसों का विनिमय होगा, श्वसन भी होगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है वो भी इन रंध्रों के माध्यम से पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। इसके अलावा पत्तियों के अंदर खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। हमने अभी बात की है, जैसे लहसुन है, प्याज है, उनमें जो पत्तियां हैं वो खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। कायिक प्रवर्धन, पौधों की जो पत्तियां होती है वो कायिक प्रवर्धन कर नए पौधे का निर्माण भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रायोफिलम। उदाहरण क्या है, ब्रायोफिलम, जिसको पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। इसमें है वो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। और विशेष कार्य के लिए भी पत्तियों का काम होता है। विशेष कार्य जैसे कीटों का भक्षण करना। कीटाहारी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे घटपर्णी है या वीनस फ्लाईट्रेप है, इसमें कीटों को पकड़ने का कार्य पत्तियों के द्वारा किया जाता है। तो पत्तियां एक विशेष प्रकार की घड़े के आकार की संरचना का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये पत्तियों के कार्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की पत्ती क्या है, पत्ती के भाग, पत्ती के अंदर पाया जाने वाला शिरा विन्यास, फिर पर्ण का विन्यास, फिर पर्ण के रूपांतरण और अंत में हमने पर्ण के कार्य के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।